आपको उसको ध्यान से सुनना है, ठीक है। उसको मैं लास्ट में पूछूंगा भी आप लोगों से कि आप लोगों को कितना समझ में आया है कि नहीं, ठीक। दूसरी बात, जो क्वेश्चंस रहेंगे उस जो क्वेश्चंस हैं उसके लिए अपन 10 मिनट लास्ट के रखेंगे। उसमें जिसको जो दिक्कत लगेगी, क्योंकि ट्रॉमा ऐसा टॉपिक है कि इसमें थोड़ा समझना जरूरी है। ये डे टू डे लाइफ में बहुत कॉमन है, जो रोज की एक्सीडेंट्स हैं, हर टाइप के एक्सीडेंट्स होते हैं लाइफ में, तो उससे रिलेटेड है। तो इसको थोड़ा समझना जरूरी है, तो ध्यान से सुनिएगा आज, ठीक है। मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ। गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून सभी को। टॉपिक दिख रहा है? यस सर। जी सर, दिख रहा है। ठीक है, तो मैं स्टार्ट करता हूँ। ट्रॉमा से क्या समझते हैं? पहले तो उस नाम में क्या बात है उसको जानना जरूरी है। तो ये एक लिखा हुआ चीज है, इसको आपको समझने में आसानी रहेगी। हिंदी में भी है ये। और बाकी मैं सॉरी, आवाज नहीं आ रही? आवाज आ रही है सर। आ रही है ना? राधा स्वामी जी माइक में चले जाए। गुड मॉर्निंग सर। गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून। माइक थोड़ा बंद रखिएगा कुछ देर के लिए, ठीक है? ठीक है। तो ट्रॉमा क्या, किसे कहते हैं ट्रॉमा? कोई बता पाएगा? ट्रॉमा से आप क्या समझते हैं? ट्रॉमा बोले तो इंजुरी सर, चोट लग जाना, काट जाना, फाट जाना, डैमेज, इंजुरी हो जाना, उसको ट्रॉमा कहते हैं। तो ट्रॉमा इंजरी ऑफ टिश्यूज। हाँ, इंजरी ऑफ टिश्यूज, ठीक है। और तो उसी तरीके से ये है कि किसी भी स्ट्रेसफुल इवेंट से उत्पादन या फिजिकल एवं इमोशनल जो रिस्पॉन्स, जो ट्रॉमा, इसी को बोला जाता है, जिसमें अपन सिर्फ ट्रॉमा से रिलेटेड मतलब सिर्फ कटे पिटे और ये जो एक्सीडेंट्स होते हैं उसके अलावा भी बहुत सारी ट्रॉमा होते हैं। जैसे हमारा स्ट्रेस, हमारा इमोशंस, कभी कभी घर पे स्ट्रेस हो जाता है, तो कई सारी चीजें हैं उसमें। रोड साइड एक्सीडेंट होता है, जैसे कि एक ट्रॉमा ये है। दूसरा है कि नेचुरल डिजास्टर हो गया, बाढ़ आ गई, सुनामी आ गया, बात समझ रहे हैं। तीसरा होता है कि इंसान से हो सकता है गलतियां, मैन मेड डिजास्टर, जिस साइंटिस्ट हैं कुछ कर रहे हैं उसमें डिजास्टर हो गया, मैन मेड डिजास्टर जिसको बोलते हैं। और चौथा होता है कि अगर घर में किसी को डेथ हो गई तो उससे फैमिली स्ट्रेस होना, तो ये एक तरह से ट्रॉमा है। ट्रॉमा सिर्फ लगना, कटना, फटना ही नहीं, वो एक इनकम्प्लीट है लैंग्वेज। उसको कंप्लीट करने के लिए अपनी बॉडी से रिलेटेड, जो इंसान से हो रहा है, जो नेचर, जो अभी बारिश का टाइम है, जो बाढ़ का सीजन चल रहा है, तो ये भी एक डिजास्टर है जो कि ट्रॉमा लीड करता है लाइफ में। बात समझे? यस सर। जी। तो जैसे कि उपरोक्त कारण से व्यक्ति शॉर्ट टर्म या लॉन्ग टर्म ट्रॉमा, आप जानते होंगे ट्रॉमा दो टाइप के होते हैं। कभी कभी ट्रॉमा 1 महीने तक हमारे दिमाग में रह जाता है, कोई फैमिली का स्ट्रेस हो गया, या कोई बड़ा बिजनेस में लॉस हो गया, या किसी को खो दिया, तो वो लॉन्ग टर्म ट्रॉमा बोलते हैं जिसको, जो लंबे समय तक हमारे मस्तिष्क में रह जाता है, मेमोरी में बना रह जाता है, उसको लॉन्ग टर्म ट्रॉमा बोलते हैं। जिससे व्यक्ति क्या क्या फील कर सकता है, जैसे हेल्पलेस, कोई सहायता नहीं है, अपने आप को अपसेट फील करेगा, मतलब उदास रहेगा, एंजाइटी होगी, डिप्रेशन सुना होगा आपने, कई लोग डिप्रेशन की दवा खाते हैं, स्ट्रेस होता है, ट्रॉमा हो जाता है स्ट्रेसफुल कंडीशन में, ठीक है। कई बार चोट लगने के कारण भी वो ट्रॉमा होता है, लेकिन उसको लगता है कि हाथ पांव कटने के बाद मैं कुछ कर पाऊंगा कि नहीं, तो ये भी एक कारण है ट्रॉमा का। तो कुल मिला के बोलने का ये है कि आप अपनी बॉडी से रिलेटेड, फिजिकल और मेंटल दोनों चीज से ट्रॉमा बोला जाता है। फिजिकल से मार पाट इन सब से नहीं, इमोशनली इंसान जो फील करता है वो भी एक ट्रॉमा है। तो कई टाइप के ट्रॉमा होते हैं, जैसे कि एक्यूट ट्रॉमा होता है। एक्यूट मतलब कुछ ही एक इवेंट हुआ, कोई भी इवेंट जो कि डे टू डे लाइफ में हमारे रोज आज या कल ऐसे दिनों में होते रहते हैं, जो सिंगल इवेंट होता है, एक बार हुआ ट्रॉमा। अगर वही ट्रॉमा अगर बार बार हो उसको क्रोनिक ट्रॉमा बोलते हैं, ठीक है। अगर एक इवेंट हुआ उसको एक्यूट, अगर कई इवेंट होते हैं ट्रॉमा के
तो उसको क्रोनिक बोलते हैं। कॉम्प्लेक्स ट्रॉमा, उसमें हमारे पास ये है कि मान लो जो ट्रॉमा हो रहा था 2-3 बार हुआ और साथ ही साथ 2 महीने बाद वापस से आपको चोट लग गई, उससे आपकी कोई पसलियां टूट गई या कुछ हो गया किसी भी इंसान का, तो एक वो कॉम्प्लेक्स ट्रॉमा हो जाता है। इसमें इमोशनली भी हो गया और फिजिकल भी हो गया वो। और साथ ही साथ सेकेंडरी ट्रॉमा है जिसमें कि चोट लग जाना, सेकेंडरी कारण क्लोज कांटेक्ट या घर वालों को खो देना, उसके कारण सेकेंडरी ट्रॉमा जिसको बोलते हैं। तो ट्रॉमा एक तरह से शारीरिक एवं मानसिक दोनों वजह से जो चोट होती है उसको बोलते हैं। शारीरिक चोट की बात करें तो बॉडी में छोटी सी इंजरी से लेकर एक्सीडेंट जिसमें कि हड्डी टूटना, इन सब को लेके एक्सीडेंट या मानसिक से चोट होना, अर्थव्यवस्था हो जाना, ऐसी कोई भी अप्रिय घटना, इंसिडेंट जिसको बोलते हैं, जिसके आघात होने के कारण हमारा मेंटल फिजिकल ट्रॉमा होता है। ठीक है, बात समझे यहाँ तक? यस सर। रिपीट करिए, हमने एक्चुअली लेट ज्वाइन किया। कोई बात नहीं, ये फिर से मैं रिपीट करूंगा। जहां तक बताया है सबको समझ में आया? जी सर। सेकेंडरी ट्रॉमा बता दीजिए। जी सर, आगे सेकेंडरी ट्रॉमा क्लोज कांटेक्ट में, जैसे घर में किसी रिश्तेदार को या अपने घर में किसी की वो डेथ हो जाना, तो वो एक तरह से क्लोज का मतलब होता है कि फैमिली, इमोशनल, जो इमोशन से रिलेटेड है वो सेकेंडरी ट्रॉमा है। बात समझे? जी सर। जी। तो अब दूसरी तरीके से बताऊं तो ये एक चित्र आपको दिख रहा होगा, इसमें ये बैठा हुआ है, इसके पाँव में पट्टी लगाई जा रही है और ये डॉक्टर साहब है। तो इसमें इनके हिसाब से जो इंजुरी या ट्रॉमा वही है जो हिंदी में लिखा है, वही है छोटा सा जो इसमें मैंने लिखा है। इसमें ट्रॉमा छोटी सी एनर्जी के कारण भी हो सकता है, लो एनर्जी ट्रॉमा या हाई एनर्जी ट्रॉमा। हाई एनर्जी ट्रॉमा का मतलब होता है कि एक्सीडेंट हो जाना जिससे कि ट्रक से, गाड़ी से, जो अच्छी खासी स्पीड में चल रही हो गाड़ी, उससे चोट हो जाना, वो हाई एनर्जी ट्रॉमा होता है। लो एनर्जी ट्रॉमा मतलब क्या होता है, जैसे कि घर में बिस्तर से गिर गए तो वो एक ट्रॉमा, वो लो एनर्जी ट्रॉमा होता है, जिसमें कि घर में ही रह के चलते चलते एज होती है, अस्थि क्षरण होता है बॉडी में, ऑस्टियोपोरोसिस के कारण हड्डियां जल्दी टूट जाती हैं। तो 2 टाइप की एनर्जी होती है बॉडी में जो लगने के कारण ट्रॉमा होता है, एक लो एनर्जी, एक हाई एनर्जी। ठीक है, अब जो ट्रॉमा है उसमें जो हमारे इंडिया का स्टेटस बताता है, उसमें इंडिया में कम से कम 1% आउट ऑफ 100, एक लोग 100 में से एक जो मोटर व्हीकल एक्सीडेंट होते हैं वो अकाउंट करता है पूरे वर्ल्ड में। बट जो वर्ल्ड का, जो ग्लोब का व्हीकल एक्सीडेंट का जो परसेंटेज है वो 6% है 100 में से। वो इंडिया में अराउंड 1/6 है, 1% ऑफ टोटल, जिससे कि जो मेजोरिटी ऑफ ट्रॉमा जो हमारे हैं उसके कारण लोग क्या होते हैं कि बेड रिडन हो जाते हैं, मतलब बिस्तर पे पड़े रह जाते हैं या व्हील चेयर पे रह जाते हैं। उनके लंबे समय तक कई लोग उससे उभर पाते हैं। अगर ओल्ड एज होता है 50, 60, 70 के बाद वाली जो चोट, उससे लगने के बाद थोड़ा मेंटली भी, इमोशनली भी ट्रॉमा होने के कारण उनका जो रिहेबिलिटेशन होता है, जो एक्सरसाइज, फिजियोथेरेपी, जो अच्छे हार्मोन्स निकलते हैं बॉडी से, तो 50 के बाद वालों को रिकवर करना थोड़ा सा मुश्किल होता है। अगर उनको कोई परेशानी ऑलरेडी वो ले रहे हैं, झेल रहे हैं, और ऊपर से ट्रॉमा कुछ हो जाता है तो उनकी रिकवरी लेट होती है। और वही मैं बात करूंगा 20 से 40 वाले की एज की बात करूं तो उनमें जो रिकवरी होती है ट्रॉमा के बाद वो जल्दी होती है। तो डिपेंड करता है, एज भी एक मैटर है कि किस एज में ट्रॉमा हुआ है, आप उस चीज को कितना हैंडल कर पा रहे हैं। ठीक है, ये एक क्राइटेरिया था जो कि इंडिया का स्टेटस बताता है। अब मान लो आपके पास एक पेशेंट आया ट्रॉमा का, तो आप उसमें क्या क्या एक टीम बनाना चाहेंगे ट्रॉमा के लिए? तो उसमें सबसे पहले क्या है कि आपके पास एक डॉक्टर होना चाहिए, आपके पास एयरवे नर्स होनी चाहिए। नर्स का काम है ब्लड, बीपी, शुगर, ये सारी चीजें एयरवे मेंटेन करना। सर्कुलेशन हो रहा है कि नहीं, आप उसका पल्स देखोगे। मरीज का एक्सीडेंट हुआ है तो किस पाँव में हुआ है, अगर उस पाँव में जिसमें लगी है उसमें कोई नस तो नहीं कटी है, या अगर कटी भी है तो उसको कैसे मैनेज करना है, तो उसमें हम लोग को ये सर्कुलेशन चेक करना होता है। दूसरा, अगर आपके पास एक्सरे नहीं है तो आपको तुरंत उस मरीज को स्टेबल करना है, उसका बीपी, पल्स रेट, टेम्परेचर, उसको आईवी फ्लूइड लगाना तुरंत। अगर बीपी कम है तो उसको आपको रेफर कर देना है। हमारे पास टीम में सोशल वर्कर्स होते हैं, जैसे कि आशा, पेरीफेरी या सीएससी, पीएससी पे, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पे आशा होती हैं, वर्कर्स होती हैं। उसमें
हमारे पास एक रजिस्टर मेंटेन करते हैं ट्रॉमा के लिए, जो जो एक्सीडेंट या ट्रॉमा वाले केसेस होते हैं उसमें हम रजिस्टर में लेते हैं। और ब्लड सर्कुलेशन जो मेंटेन करती है नर्स, पूरा बीपी चेक कर रहा है, ये सारी चीजें हैं। तो एक टीम बनानी पड़ती है कभी भी ट्रॉमा का अगर पेशेंट होता है तो ये सारी चीजें नोट करना होता है। कई बार रजिस्टर मेंटेन करना होता है क्योंकि पुलिस का केस होता है, मेडिको लीगल केस होता है, तो वो सारी चीजें रजिस्टर में वो सर्च कर लेते हैं अगर कोई इंजरी होती है। ठीक है, तो हमें सबसे पहले अगर पेशेंट आता है, अगर टूटा कटा पिटा जैसे आप बता रहे थे की बात कर रहा हूँ, ठीक है। मेंटल ट्रॉमा रहता है, आप जितना मेडिटेशन करते हैं, योगा करते हैं, उन चीजों से चला जाएगा। लेकिन जो चोट वाली चीजें हैं, जो हाई वेलोसिटी, जो ज्यादा एनर्जी, इनको म्यूट कर दीजिए जरा। कौन? अन्नू कुमारी जी, माइक म्यूट कर लीजिए। अन्नू कुमारी जी। ठीक है, तो अपन को क्या देखना है? सबसे पहले सर्वे होता है। हमने ये टीम बनाई, टीम ने सर्वे क्या क्या किया। पहला सर्वे प्राइमरी सर्वे होता है, जिसमें मरीज को हम स्टेबल करते हैं। स्टेबल मतलब क्या क्या चेक करेंगे? ये ABCDE, इसमें एयरवे आपको पता होगा, ए से एयरवे। और गर्दन में अगर कोई हड्डी में चोट है तो कैसे उसमें उसको स्टेबल करके रखना है, गर्दन को ज्यादा उठाना नहीं है। अगर मरीज जमीन पे लेटा है तो उसको जमीन पे लिटा के आपको कैसे, एक लॉग रोल बोलते हैं, आपके पास स्ट्रेचर तो रहता नहीं है, मतलब रोड पे तो किसी के पास भी नहीं रहेगा, उसको कैसे ट्रांसपोर्ट करना है। तो आप कॉल करेंगे 108 पे, एम्बुलेंस को कॉल करेंगे। उनके पास एक व्हीलर रहता है स्ट्रेचर टाइप का, जो जिसमें व्हील्स होते हैं, वो देखा होगा एम्बुलेंस के अंदर। तो उनका ये है कि वो लोग 4 लोग, इसमें कम से कम 6 लोग की जरूरत पड़ती है। अगर गर्दन में कोई इंजुरी है, आपने चेक कर लिया वहीं पे कि गर्दन उसको छूते ही दर्द हुआ, ठीक है, तो आपको पता लग जाएगा कि गर्दन में कोई चोट है। या अगर ऊपर से आपको लग रहा है कि उसमें ब्लड का मार्क या खून के चकती दिख रही है उसमें, अगर कलर आपको लग रहा है कि ये कुछ ज्यादा लाल हो रहा है गर्दन के इधर उधर, मतलब वहां पे कोई चोट है जिसको आपको ध्यान में रखना है उसको शिफ्ट करते समय। ठीक है, तो वो सर्वाइकल स्पाइन का मैनेजमेंट हो जाएगा कि आप उसको स्टेबल करेंगे। 6 लोग की जरूरत पड़ती है। मरीज के 2 लोग पांव पकड़ेंगे, 2 लोग उसको कमर से करवट में लेंगे और 2 लोग उसका सर पकड़, जिससे कि गर्दन में ज्यादा मरोड़ ना हो। मरोड़ होगा तो दिक्कत क्या हो सकती है? हड्डी जो हमारी पीछे स्पाइनल कॉर्ड होती है, जो नस होती है दुरन, उसको कंप्रेस कर देगी। कंप्रेस मतलब दबाव डालेगी। तो क्या होगा? अगर वहां पे ऐसा हुआ तो मरीज की जान भी जा सकती है। तो ये सारी चीजें ध्यान रखना है कि कम से कम 6 लोग की जरूरत होती है। जब भी रोड पे अगर कोई दिखता है, उसकी सहायता भी करनी है, तो कैसे करना है सहायता, वो आना चाहिए। गलत तरीके से कर देना एक तरह से डेथ भी कर सकता है मरीज को। तो एयरवे आपको देखना है, उसमें क्या क्या देखते हैं एयरवे में, कोई बता पाएगा? बेसिक है ये आज। सर कैरोटिक नस भी देखते हैं ना साइड में, ऐसा कुछ कॉन्शियस है या नहीं बोल के? एक तरफ की कैरोटिक, बिल्कुल दोनों साइड की दे सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन ये याद रखिएगा जी, दोनों साइड दोनों साइड का एक साथ देखे तो फिर उनको सांस लेने में या कुछ भी ऐसा ब्लड सर्कुलेशन में प्रॉब्लम हो सकती है ना, इसके लिए एक देखना। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो मतलब एक ही साइड का एक टाइम पे एक ही बार देखना है एकदम से। तो ये एयरवे है, एयरवे में आपको सांस ले पा रहा है कि नहीं, कहीं आपको गर्दन को उसको उठाना है, चेक करना है लिफ्ट करके, कि उसमें 2 फिंगर चेक करना है कि उसका ब्रीदिंग मतलब सांस जो ले रहा है वो कैसे दिखेगा। एक तो फिंगर रखते हैं नाक के इधर, दूसरा जो पल्स बताया कैरोटिड पल्स, तीसरा छाती का मूवमेंट। जब ऐसा दिखता है तो एक्सपोज करते हैं, कपड़े को हटाते हैं, उसमें मूवमेंट दिखते हैं कि पेट और या कुछ चल रही है कि नहीं, तो उसमें मूवमेंट दिखेगा जो अब जल्दी से पकड़ सकते हैं हम कि ले पा रहा है कि नहीं। दूसरा है ब्रीदिंग, जो कि मैं आपको बता रहा हूँ कि हमेशा मरीज को सबसे पहले एक्सपोज करना चाहिए, जो कि ये ई आ रहा है एक्सपोजर। हमेशा मरीज को एक्सपोज करना चाहिए, बट एक्सपोजर के समय आपको क्या ध्यान देना है कि इसको ठंडी ना लगे। क्या होता है जब भी चोट लगती है तो ठंडी जल्दी से ब्लड लॉस होता है। ब्लड लॉस होता है तो क्या होता है कि ब्लड लॉस होने के कारण बॉडी में क्या होता है, ब्लड कम होने के कारण हमारी जो थर्मोजेनेसिस वाली प्रॉपर्टी होती है, मतलब थर्मोजेनेसिस मतलब जो हीट उत्पादन वाली जो मैकेनिज्म होता है बॉडी में, वो कम होते रहता है।
वो इसलिए क्योंकि ब्लड हीमोग्लोबिन कम होता है तब ऐसा हो सकता है, या जब चोट ऐसी गहरी होती है कि इंसान बेहोश हो जाता है तभी ऑटोमेटिकली हमें पसीना भी नहीं आता है और हमारा बॉडी का टेम्परेचर ठंडा होने लगता है। तो उसको भी ध्यान देते हुए आपको एक्सपोज करना होता है। ठीक है, आपको बता दिया कि आपको चेक करना है, कैसे चेक करना है, पेट मूवमेंट, हैंड मूवमेंट, नाक सांस ले पा रहा है कि नहीं ले पा रहा है, सर्कुलेशन। अब मान लो किसी का बीपी, आपने वहां तो रोड पे चेक नहीं कर सकते बीपी, लेकिन किसी को सर्कुलेशन चेक करना है तो कैसे देखोगे? मान लो किसी का घुटना टूट के अलग हो गया है लेकिन चमड़ी अभी लगी हुई है, तो उसमें क्या क्या देखना चाहोगे आप? घुटने में चोट आई है, ठीक है, आपको लाल लाल पूरा दिख रहा है उसके ऊपर कि यार अंदर जरूर इसमें ब्लड भरा हुआ है, तो आप क्या देखना चाहोगे उस पाँव के बारे में? मैं क्लास देखिए मैं बताता हूँ, तो उसमें तो 5 बजे के बाद मिलेगा आपसे। तो नहीं टूटा, पहले वही देखेंगे। हाँ ठीक है, बहुत अच्छा। सबसे पहले आपको ये देखना ही नहीं है कि क्या टूटा है क्या नहीं, सबसे पहले आपको ये कि आप उस मरीज को कैसे बचा सकते हैं, सबसे मेन पॉइंट यही उठाना चाहता हूँ। आप ये लगे कि नहीं ये फ्रैक्चर देखना ही नहीं है, आपको देखना है कि वो बंदा स्टेबल है कि नहीं है। मान लो उसका बीपी 90 है, आप अगर फ्रैक्चर ढूंढने चले गए कि ये वाला पाँव टूटा है, ये टूटा है, तो उसमें मरीज की जान जा सकती है। क्यों? क्योंकि अगर मान लो टूटा भी हो तो हम उसको तो उस समय जोड़ नहीं सकते, लेकिन क्या कर सकते हैं, उसको तुरंत करना है स्टेबल करके, या तो एम्बुलेंस बुलाइए तो वहीं पे ड्रिप स्टार्ट कर देना है। इसमें 16 गॉज का नहीं 18 गॉज का नीडल लगाएंगे, 2 फ्लम लगाएंगे, 18 गॉज जो कि ग्रीन कलर के होते हैं, समझ गए? वो कैन्युला लगाएंगे, उसको एम्बुलेंस में जब ले जा रहे होंगे तो उसको कम से कम 2 फ्लूइड देना ही है, 2 पॉइंट NS, मतलब 1 NS की बोतल में 500 ml है, तो कम से कम आपको 2 NS ही देना है। और साथ ही साथ हर NS के बाद जो चल रहा है NS, उसमें आपको अंदर अगर एम्बुलेंस में भी बैठे हैं रिपोर्ट लेके नहीं तो जा उसमें बीपी चेक करवाते रहना है कम से कम 1-2 मिनट बाद वापस, क्योंकि जो फ्लूइड दिया हमने, फ्लूइड मतलब जो NS दिया, नॉर्मल सलाइन, वो जो देने के बाद उसका ब्लड बीपी बढ़ा कि नहीं बढ़ा। अगर मान लो अगर आपने NS दे भी दिया और उसका बीपी नहीं बढ़ रहा, मतलब इससे क्या समझ में आता है कि जरूर कोई अंदर शरीर में ब्लीडिंग हो रही है, उस ब्लीडिंग को पकड़ना पड़ेगा, तो वो एक तरह से घातक हो सकता है। क्योंकि अगर आपने 2 नॉर्मल सलाइन भी दे दिया और बीपी आप कंट्रोल नहीं कर पा रहे हो, मतलब जरूर इसको इमरजेंसी एकदम केयर चाहिए मरीज को, तो वो चीज पहचानना बहुत जरूरी है। रोड साइड पे आपको तुरंत बुलाना है, ये सारी चीजें आप नहीं कर पाएंगे, वो एम्बुलेंस में ही हो पाती है। ठीक है, आपका काम है कि बुलाना है, कॉल करना है, तुरंत उस मरीज को कैसे शिफ्ट कराना है, ये सबसे बड़ा काम है। उसके बाद फिर एम्बुलेंस में जो हो रहा है वो समझना जरूरी है, क्या क्या चीजें हैं जो मैं बता रहा हूँ आपको। ठीक है, ये हो गया दूसरा पॉइंट। तीसरा पॉइंट, चौथा जो पॉइंट है, हमें क्या देखना होता है, उसका सेंट्रल नर्वस सिस्टम, CNS। तो क्या क्या देखेंगे इसमें, 3 चीजें मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहली होती है उसकी आंख ना होता है। मान लो मरीज बेहोश है, लेकिन आप उसको कैसे पहचानोगे कि वो जिंदा है या मरा है? तो सबसे पहले उसकी आंख खोल के देखना होता है। अगर प्यूपिल मतलब काली चीज जो झिल्ली होती है, अगर वो पिन पॉइंट है, पिन पॉइंट मतलब अपने दूसरे वाले बंदे की आंखों में देखना, वो जो प्यूपिल होती है काली पुतली जिसको बोलते हैं, वो सिकड़ी हुई रहती है जब जिंदा रहता है इंसान। अगर मर जाता है तो उसमें वो जो प्यूपिल, जो पुतली होती है काली वाली झिल्ली, वो फैल जाती है, मोटी हो जाएगी। तो ये पहचानना जरूरी है कि वो जिंदा है कि नहीं। ठीक है, फिर उसके बाद दूसरा होता है, अगर मान लो जिंदा भी है तो क्या करना है आपको, ये आगे मतलब ये आप लोग को सिखाने के लिए बता रहा हूँ। दूसरी चीज ये कर सकते हो, एक स्केल होता होगा, आपने सुना होगा GCS, किसने सुना है? कोई बता पाएगा? अच्छा, नहीं सर, नहीं। हाँ कहीं सही आई थी, ग्लासगो सही आई थी। कॉमा स्केल होता है, जो कि इसमें अब स्केल है जिसमें पेन देना होता है, आई ओपनिंग चेक करते हैं, वर्बल रेस्पॉन्ड, हमारा वर्बल से बोलने से मरीज उठ पा रहा है कि नहीं, कुछ रेस्पॉन्स कर पा रहा है नहीं, या हम जो उसको कमांड दे रहे हैं उसको पिंच कर रहे हैं, मतलब चीटी कोट रहे हैं, या उसको बोल रहे हैं कि यहाँ पे हाथ लाओ, इधर लाओ, अगर इतना भी कुछ कर पा रहा है तो उसमें स्केल होता है 0 से 30 15 स्केल होती हैं। अगर लेस देन 8 है स्कोर
सिस्टम होता है। अगर लेस देन 8 आ रहा है तो आपको इसमें तुरंत इसको ब्रेन डेथ हो गया है, मतलब बहुत क्रिटिकल है, वेंटिलेटर पे भी मरीज जा सकता है। तो ये समझने के लिए चीजें हैं जो कि मैंने आपको बताया, ग्लासगो गामा का है। और दूसरा होता है कि प्यूपिल चेक करनी होती है, ठीक है। और तीसरा चीज क्या, अगर जो किसी ने मेरे को बताया था कि हम चेक करेंगे ये कि वो कहाँ की हड्डी टूटी है, तो वो ये वाले सेक्शन में चेक करते हैं कि इसकी कौन से वाले पार्ट की हड्डी टूटी, क्योंकि हमने उसको मैनेज ऊपर कर दिया, सर्कुलेशन कर दिया, उसका जो ब्लीडिंग था कंट्रोल कर लिया। अब उसके बाद ये सारी चीजें करना है कि कौन सी हड्डी टूटी है, क्या देखना है, और वो पाँव जिसमें हड्डी टूटी है जो अलग हो गया है कट के, वो बच पाएगा कि नहीं, ये सब बाद में देखना है। पहले है जान बचाना, फिर उसके बाद छोटे छोटे अंग जो टूटे हैं उसको सही करना है, ठीक है। लास्ट में है ई, ABCDE। तो ई में है एक्सपोजर, जो कि मैंने आपको बताया कि पूरा उसके कपड़े खोल के चेक करना होता है हॉस्पिटल में। ये ध्यान रखना है कि उसको जो ठंडी से बचाना है, उसकी बॉडी को कवर करके रखना है। ऐसा नहीं कि आपने उसको उठाया, कपड़े फाड़े और खोल के रख दिए। उसमें ध्यान देना है कि उसको ठंडी ना लगे। रूम का टेम्परेचर आपको बढ़ा के रखना पड़ेगा, 28-30 करके रखना पड़ेगा, जिससे कि टेम्परेचर मेंटेन रहे और मरीज भी सही रहे, ठीक है। अब देखिए ये जो स्लाइड है इसमें बताया गया कि कितने टाइप के ट्रॉमा हो सकते हैं। आपको बता दिया कैसे मैनेज करना है। अब आपको पहचानना है कि कहाँ का ट्रॉमा है, ठीक है। ये दिख रहा है सबको? जी सर। ठीक है, तो इसमें जो टाइप्स हैं, कई टाइप प्रकार के होते हैं ट्रॉमा। जैसे कि हेड का ट्रॉमा होता है। हेड का ट्रॉमा के बाद कोई नर्व मतलब नस, जिसमें झंझनाहट, ये सारी चीजें जिससे पता लगती है। हम अपना जो सुनपन, ये सारी चीजें बात करते हैं, अगर उसमें चोट है तो वो सारी चीजें हमें महसूस होंगी कि हमें सूनापन लगेगा, ये सारी चीजें होंगी। दूसरा होता है नस कट गई, मान लो हड्डी टूटी है, बोन ट्रॉमा, या जो हड्डी से रिलेटेड ट्रॉमा हुआ है, वो आपको टाइप्स में आ जाएगा। कई बार होता है कि पेट में ब्लड इकट्ठा हो जाता है, जिसको एब्डोमिनल ट्रॉमा बोलते हैं। उसमें क्या क्या होता है एब्डोमेन में, कोई बता पाएगा एब्डोमेन में क्या क्या ऑर्गन्स होते हैं, जिसके कारण आप हमको बहुत सतर्क रहना पड़ेगा। सर स्टोमक है, डियोडेनम स्मॉल इंटेस्टाइन है, लार्ज इंटेस्टाइन है, बिल्कुल, लीवर है, पैनक्रियाज है, स्प्लीन है, बहुत बढ़िया। तो ये जो मेजर जो समस्या होती है रीनल है, बिल्कुल सही। तो हमें सबसे पहले जब भी एब्डोमेन चेक करना है, कई बार क्या होता है कि मरीज आता है तो उसका हम बस क्या देखते हैं कि यार हड्डी तो नहीं टूटी, लेकिन हम भूल जाते हैं कि उसका पेट चेक करना। कई बार पेट में क्या होता है कि इंटरनल ब्लीडिंग हो रही होती है, जो कि आप ऊपर से तो हड्डी को पहचान लेते हो, बट अंदर जो ऑर्गन्स होते हैं, अंदर जो भाग चेक करो, उसका छाती चेक करो। सबसे पहले देखो कि उसका मूवमेंट कैसा है, उसका रेस्पिरेशन, मतलब जो सांस जो वो ले रहा है, उसका मूवमेंट नॉर्मल है कि नहीं है। या तो बहुत तेजी से सांस ले रहा है तो अंदर जरूर कोई दिक्कत है, पेट में जरूर उनको कोई ब्लीडिंग हुई है। ब्लीडिंग में कैसे पता लग सकता है, आप देखोगे उसके पेट में तो उसमें चकतियां, लाल लाल की चकतियां बनी रहती हैं। कई बार ट्रॉमा का पेशेंट देखोगे तो उसमें क्या होता है कि निशान बना रहता है पेट पे, अगर ध्यान से देखा हो तो उसमें क्या है, निशान बनता है। वो ब्लड जो अंदर फैल रहा है वो बाहर की तरफ आपको दिखेगा फैलता हुआ, मतलब पूरा लाल तो नहीं, लेकिन स्किन जो कलर चेंज होगा, पिंक जो होता है बहुत ज्यादा पिंक से ब्राउन होने लगेगा, भूरा, लाल से भूरा होने लगता है स्किन, तो अंदर जरूर कोई दिक्कत है। तो एक तरह से ये एब्डोमिनल ट्रॉमा उसमें आ गया, ठीक है। जो आपको बताया कि छाती देखेंगे, थोरेसिक में क्या है, जो छाती वाला भाग है उसमें क्या क्या चीजें हैं जो थोरेक्स बनाता है, आगे की तरफ हमारी पसलियां हैं, ठीक है। कोई कुछ कहना चाहता है? स्टर्नम, ठीक, स्टर्नम, रिब्स, और पीछे की तरफ हमारी है थोरेसिक वर्टिब्रा। वर्टिब्रा मतलब समझ रहे हैं वर्टिब्रा क्या होता है? रीढ़ की वर्टिब्रल कॉलम, बिल्कुल बिल्कुल, वर्टिब्रल कॉलम रीढ़ की हड्डी है। तो उस चीज को आपको देखना होगा कि ये सारी चीजों में कोई दिक्कत तो नहीं है। आप जरूर उसको ज्यादा हिला नहीं सकते क्योंकि उसको दर्द होगा, बट आप जरूर चेक कर सकते हो कि उसको छाती में दिक्कत है
छूने से भी पता लग जाता है। मरीज को जैसे ही छूओगे वो अपना हाथ लाके हटा देगा, अगर वो सुन रहा हो, महसूस कर रहा हो, कॉन्शियस हो, मतलब आपकी बात समझ पा रहा हो, तो वो छूने भी नहीं देगा आपको। अगर अंदर दिक्कत है तो ऐसे भी पता किया जा सकता है किस टाइप का ट्रॉमा है। पेल्विक, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। पेल्विक में आपका पेल्विस बोन आती है, ठीक है। ये बहुत भयंकर वाली चोट होती है। अगर इस टाइप का चोट, ये जितनी भी चोटें हैं, ये हाई वेलोसिटी इंजरी है। हाई वेलोसिटी मतलब जरूर कोई अच्छी खासी स्पीड में टक्कर हुई है या चोट लगी है, जिससे कि ये पेल्विक इंजरी होना। मतलब आपको 3-4 चीजें का इसमें आपको बताऊंगा, ध्यान देना है। सबसे पहले आपको देखना है कि उसका पेशाब, जब पेल्विस में इंजरी होता है तो वहां पे हमारा जहाँ पेशाब की जो नली होती है पतली सी, यूरेथ्रा जिसको बोलते हैं, वो हड्डी में चपट तो नहीं गई है। कई बार होता है कि बड़ी बड़ी नसें होती हैं जो कि पेट, एब्डोमिनल आयोटा बोलते हैं, आयोटा सुना होगा, जो हमारे हृदय से निकलती है, वो नीचे फैलती है, एब्डोमिनल आयोटा। बिल्कुल बिल्कुल, डिसेंडिंग आयोटा, ठीक है। तो पेल्विक इंजरी होने के कारण कई बार जो हमारी आजू बाजू की जो नसें हैं, जैसे कि ये आपने बताया एब्डोमिनल आयोटा हो गया, वेना कावा, वेन्स हो गई, ठीक है, नस जिसमें कि ब्लड रहता है, और ब्लड मतलब जिसमें ऑक्सीजन की कमी होती है वो वाला ब्लड होता है। तो ये दोनों उसमें हड्डियों में चपेट में आ जाने के कारण भी भयंकर इंटरनल ब्लीडिंग हो सकती है, जिससे कि आपको लगेगा कि ये ब्लीडिंग कहाँ से है, ये पहचान नहीं पाओगे। कई बार लगता है कि ब्लीडिंग जो होती है वो इकट्ठा होने लगती है पेट में, तो आपको लगेगा कि एब्डोमेन है, बट ये एब्डोमेन नहीं है, ये पेल्विक इंजरी होती है। और पेल्विक इंजरी में जब बोन में फ्रैक्चर होता है तो वहां ब्लीडिंग बहुत होती है, बहुत ज्यादा। और उसको सबसे पहले जब मरीज आपको आएगा, मान लो पेल्विस फ्रैक्चर ही आया, तो उसमें सबसे पहले मैंने आपको बताया, हमेशा ध्यान रखिए, छूने की कोशिश करें तो वो आपको हटाएगा। दूसरा, कलर, स्किन का कलर देखिए। अगर आपको लगता है कि वहां पे कोई रोड के निशान बने हुए हैं उसकी चमड़ी पे, तो जरूर वहां का जगह चेक करिए, वहां छूने की कोशिश करिए, क्योंकि वहां हो सकता है इंटरनल कोई ब्लीडिंग हो रही हो। उसको कंट्रोल करने के लिए, अगर पेल्विस का फ्रैक्चर है तो वहां पे आपको देखना है कि पेशाब, इसका ब्लीडिंग तो नहीं हो रहा है, ब्लड तो नहीं निकल रहा है पेशाब के रास्ते। कभी भी ये याद रखिए, क्या होता है, हमने मरीज देखा, हम सोचते हैं कि पेशेंट आया ट्रॉमा से इमरजेंसी में हमने लिया, उसको कैथेटर लगाने लगते हैं, पेशाब की नली। लेकिन क्या होता है, पेल्विक फ्रैक्चर में वो जो पेशाब की नली होती है वो भी डैमेज हो जाती है, जिसमें इंसान कोशिश करता है, डॉक्टर, कि यार चलो कैथेटर डाल देते हैं जिससे कि पेशेंट स्टेबल हो जाएगा, क्योंकि आप उसको ऊपर से फ्लूइड दे रहे हो, कैनुला से। फ्लूइड मतलब नॉर्मल सलाइन, समझ पा रहे हैं। और साथ ही साथ आप उसको कैथेटर इसलिए करते हो कि आप चेक करना चाहते हो कि पेशेंट का आपने जो फ्लूइड दिया ऊपर से नस के थ्रू, वो आउटपुट कितना आया है। तो आउटपुट कैसे आ सकता है, दो चीजें हैं आउटपुट चेक करने का। एक तो आपने जो पेशाब की नली लगाते हैं उससे, दूसरा मरीज इतना पसीने में हो जाता है कि जितना आप फ्लूइड दे रहे हो उसमें कम से कम 20 to 30% आपका पसीने में वो फ्लूइड चला जाता है। बात समझे। तो इसलिए लोग तुरंत लगाने लगते हैं कैथेटर। बट हमें ध्यान देना है, अगर वो पेशाब कर ले रहा है, पेशाब के रास्ते कोई ब्लड नहीं आ रहा है, या आप उसको खोल के चेक करोगे वहां पे अगर ब्लड लगा हुआ दिख रहा है नीचे, तो जरूर उसको वेट करिए। अपने सीनियर से बात करने के बाद ही कैथेटर एडवाइस करना चाहिए। अपने डॉक्टर्स को भी पहले आके देखना चाहिए ऐसे पेशेंट को, तभी कुछ करना है। अगर ऐसा करने किसने किया भी तो वो बहुत बड़ा झमेला हो सकता है और फिर मेडिको लीगल केस हो सकता है। इसलिए ये चीजें ध्यान रखनी है, ठीक है। समझ में आया यहाँ तक? जी सर। यस सर। यस सर, ठीक है जी सर। एनएस के बारे में बता रहे थे, उसमें फ्लूइड सिर्फ प्लेन फ्लूइड एनएस देना है सर ना, कुछ उसमें देना? वो नहीं, वो उसमें भी क्या है, डिपेंड करता है। अगर मान लो कि आपने एक चीज सुनी होगी, जब आप इमरजेंसी में पेशेंट लिए होंगे तो उसमें अपन बोलते हैं एबीजी करा लो। एबीजी का फुल फॉर्म मैं बताता हूँ आपको, एसिड ब्लड गैस। ये सबसे बेसिक जांच होती है। अगर मरीज इमरजेंसी में आता है तो तुरंत हमें क्या करना, एबीजी कराना होता है। उसमें डॉक्टर को एबीजी दिखाना होगा आपको कि सर इसमें दो चीजें आपने सुनी होंगी, मेटाबॉलिक। नो सर, ये सिर्फ पीएच होता है ना, पीएच सर। हाँ, पीएच, राइट। तो आप उसमें भी एक कैलकुलेशन होता है कि आप अगर मान लो पीएच अगर लेस देन 7.3 है, जो कि हमारा नॉर्मल बॉडी का पीएच 7.35 to
7.44 होता है, ये न्यूट्रल पीएच होता है। अगर आपका पीएच कम है, किसी का भी मरीज का जो आया है उसका पीएच लेस देन 7.3 है, तो आपको ध्यान रखना है कि इसको अगर हमने जो रिंगर आरएल की बात कर रहे हैं, जैसे फ्लूइड दो टाइप के होते हैं, नॉर्मल सलाइन होता है एक और एक होता है रिंगल लैक्टेट आरएल, सुना होगा, सुना है जी? ये सर सुना है। यस सर सुना है। बिल्कुल। और एक तीसरा फ्लूइड होता है जिसमें अपन बोलते हैं हेक्सल होता है। उसमें क्या होता है कि प्लाज्मा, प्रोटीन्स, ये सारी चीजें होती हैं, वो भी लोग इमरजेंसी बेसिस पे देते हैं। तो इतना डीप अभी नहीं बता रहा हूँ, अभी सुपरफिशियल ये है कि ये दो फ्लूइड होते हैं। अब आपने पीएच देखा कि भैया 7.3 से कम है। अब आरएल जो होता है ना, रिंगल लैक्टेट, वो लैक्टेट जो है वो एसिड होता है। तो क्या होता है कि अगर एसिड वाली चीज, अगर पीएच अगर कम है, मरीज का ब्लड का पीएच कम है और आपने ऊपर से उसको फ्लूइड में एसिड दे दिया, तो और प्रॉब्लम हो जाएगी मरीज को और बिगड़ सकता है। इसलिए तुरंत एबीजी कराओ, अपने डॉक्टर को दो, वो जो चेक कर रहे हैं आईसीयू में, वो उनको बताएंगे कि नॉर्मल सलाइन देना है कि रिंगल लैक्टेट। मोस्ट ऑफ द टाइम, बहुत कई बार क्या दिया जाता है, नॉर्मल सलाइन देते हैं। क्यों? क्योंकि वो हमारे ब्लड की बराबर होता है, आइसोटोनिक होता है ब्लड के, मतलब 0.9% इज इक्वल टू हमारा जो आइसोटोन होता है ब्लड का, विस्कोसिटी, ये सारी चीजें, वो नॉर्मल सलाइन के बराबर होता है। तो कभी भी झिझक नहीं होती है नॉर्मल सलाइन देने से। रिंगल लैक्टेट आरएल जो क्वेश्चन पूछा गया है, वो उसके लिए सोचना पड़ता है। इसलिए सबसे जो सेफ है वो नॉर्मल सलाइन है। और याद रखिए कि मरीज को आते ही तुरंत नॉर्मल सलाइन 3 से 4 लीटर नहीं देना होता। इसमें भी एक कैलकुलेशन है। अगर आप मरीज जिसने बहुत ज्यादा ब्लड लॉस किया है, आपको जरूर उसका पहले बीपी नोट करिए, उसके बाद आप उसको फ्लूइड दीजिए, कम से कम 1.5 लीटर फ्लूइड देना होता है। उससे ज्यादा या 2 से ज्यादा बॉडी वेट के अकॉर्डिंग नहीं देना है। उसके कारण भी हार्ट में प्रॉब्लम हो लगती है। क्यों? क्योंकि उसकी क्षमता ही नहीं है ब्लड इतना फेंकने की। आप ऊपर से उसको ऊपर से एनएस दोगे, नॉर्मल सलाइन दोगे, तो ब्लड की जो पंपिंग एक्टिविटी है और धीरे हो जाती है। आप ऊपर से फ्लूइड देते जा रहे हो, उसका हार्ट जो है वो पंप ही नहीं कर पा रहा है। तो वो भी एक कहानी है जिसको हम हाइपोटेंसिव रिससिटेशन बोलते हैं। ये थोड़ा सा टर्म देख लेना आप लोग। जो मैंने बताया है कि आपको 1.5 लीटर से ज्यादा ट्रॉमा वाले पेशेंट में जब होता है तो तुरंत 1 लीटर मैक्सिमम दे सकते हैं, 1.5 लीटर और मैक्सिमम, उससे ज्यादा नहीं देना है। आपको बीपी चेक करते रहना है, इसलिए मैंने बोला कि कम से कम 1 से 2 मिनट बाद बीपी लेना है फ्लूइड लगाने के बाद। समझ गए सर? एबीजी का फुल फॉर्म क्या बताया? एसिड एसिड ब्लड गैस एनालिसिस। थैंक यू। ओके। और चौथा पॉइंट है कि ये बर्न ट्रॉमा होता है। कई पेशेंट्स को दिखा होगा, किसी भी बर्न से होते हैं, कई टाइप के बर्न्स होते हैं, जलने से, इलेक्ट्रिक करंट से, तो ये सारी चीजें हैं। बर्न भी एक बड़ा टॉपिक है जिसमें कि आपको ध्यान रखना होता है कि किस टाइप का बर्न है। बर्न में क्लासिफिकेशन होता है कि आपको पता करना है कि यार ये किस टाइप का है। सुपरफिशियल है, मतलब ऊपर ही चमड़ी को लिया हुआ है, या अंदर मांसपेशियों तक गया है, जला हुआ है, या हड्डियों तक चला गया है। तो बर्न में 3 क्राइटेरिया होता है। अगर सिर्फ चमड़ी को लिया है सुपरफिशियल, तो एपिडर्मिस को इन्वॉल्व करता है। अगर एपिडर्मिस प्लस डर्मिस, चमड़ी के 4-5 लेयर होती हैं, उसमें अगर सेकंड और थर्ड लेयर को इन्वॉल्व करता है चमड़ी के, तो डीप बर्न होता है। एक सुपरफिशियल हो गया जो कि चमड़ी पे हुआ ऊपर वाला, और चमड़ी के अंदर और मांसपेशियों को डीप बर्न होता है जिसमें बोन्स भी आ जाती हैं। और फिर उसके बाद लास्ट में जो सबसे ज्यादा दर्द देने वाला पेन होता है, वो होता है तब जब मरीज जब जल रहा होता है, तो सबसे उसको दर्द तब होता है जब उसकी नसें जो मैं बता रहा था, जो हमें बताती है सेंस, छूने का सेंस बताती है नस, हमारा पाँव कितना रखना है, ये जो नसें हैं सबसे, अगर ये जलती हैं तब एक्चुअल में इंसान को पेन होता है। मरीज को सुपरफिशियल पेन से कोई दिक्कत नहीं होता है इतना, लेकिन अगर उसकी पूरी बॉडी जब जलती है, जब उसको 3rd ग्रेड में अगर नसें जब जलती हैं सबसे ज्यादा पेन होता है, तो वो बर्न ट्रॉमा है। जो पेन होता है वो नसों के कारण होता है, क्योंकि उसमें क्षमता होती है महसूस करने की दर्द को। आपको चींटी कोटते हैं, चींटी का महसूस होता है, तो वो नस है, अगर वो जलती है तो वो मतलब बहुत सीवियर बर्न हुआ है। ठीक है, जो मैंने आपको ये अभी बताया बर्न के बारे में, ये कंप्लीट हो गया है। और मेंटल या साइकोलॉजिकल ट्रॉमा भी है, जो कि एक टॉपिक है। अब आपको ये बताइए कि जो ट्रॉमा या इंजरी है उससे क्या क्या सिम्टम्स
आपको दिखते हैं या आप देख पाते हो या कोई इंसान बता पाता है, तो सबसे पहला तो उसको देखो कि उसको ब्लीडिंग अंदर से है या बाहर से, क्योंकि ब्लीडिंग कहीं से भी हो सकती है। मैं जो आपको बताया, पेट के अंदर ब्लीडिंग हो रही है, ऊपर से कटा पिट्टा नहीं है, लेकिन आप बता सकते हो उसकी चमड़ी या उसका बीपी चेक करके, ठीक है। दूसरा होता है कि मल्टीपल इंजुरी हुई है, जैसे कि पॉलीट्रॉमा। पॉलीट्रॉमा का डेफिनेशन कोई बता पाएगा, क्या मतलब होता है, क्या समझते हैं पॉलीट्रॉमा से? मल्टीपल इंजुरी, मल्टीपल इंजरी सर, पॉलीट्रॉमा में तो अलग अलग जगह पे इंजरी होना, हाथ पैर सर, बिल्कुल पॉलीट्रॉमा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो बॉडी में अगर मोर देन 2 जगह से ज्यादा अगर हड्डी में चोट होती है, उसको पॉलीट्रॉमा बोलते हैं। मान लो हाथ है, हाथ में दोनों हड्डी टूट गई और छाती में एक हड्डी रिब्स टूट गई, ठीक है, पसलियां, तो ये पॉलीट्रॉमा हो जाता है। जो आपने बताया सही बताया। उसमें आपको चेक करना होगा, मरीज का पल्स भी कई बार बढ़ा हुआ रहता है ट्रॉमा के बाद। नॉर्मल जो पल्स होता है कितना होता है? 72 to 80 सर। 72। देखिए, जो फिजियोलॉजिकल पल्स होता है वो 60 to 100 होता है बीट्स पर मिनट। अगर मोर देन 100 है तो टैकीकार्डिया बोलते हैं, मतलब हार्ट रेट बढ़ना, और ब्रेडिकार्डिया मतलब 60 से कम होना ब्रेडिकार्डिया कहलाता है, ठीक है। तो फिजियोलॉजिकल एक रेंज है जो आपने बताया 70 से 80, वो जो बुक में मैंने पढ़ा है अपने टाइम पे वो 60 to 100 है, ठीक है। एक बार मैं भी चेक कर लूंगा कि वो डेफिनेशन चेंज हो गई है क्या 60 to 100, क्योंकि आपने कहीं से पढ़ा है क्या 80 to 90? ये किसी ने जो बताया मेरे को। नहीं सर, वो 60 से 100 ही सही है। 70 to 80 में सर वो एग्जैक्ट जो पूछा है वो 72 बताया, वैसे तो 60 to 100 होना चाहिए। 60 to 100 ना, हाँ ठीक है। अब बीपी, ब्लड प्रेशर नॉर्मल कितना होता है? सर 120 to 80। 120 अबव 80। ठीक है, वो तो एक नॉर्मल, हमेशा याद रखिए, कभी ऐसा है कि बीपी पल्स कितना है तो हमेशा एक रेंज होता है 120 से 139, ये नॉर्मल रेंज है। 120 से 129 नॉर्मल है। इससे कम हुआ तो ऊपर वाला जो बीपी है वो सिस्टोलिक होता है, नीचे वाला डायस्टोलिक होता है, ठीक है। तो ये रेंज होता है, वो नीचे होता है 80 to 110, नीचे वाला जो रहता है उसमें रेंज होती है 80 से लेके 110, ठीक है। ऊपर वाला 120 से 129। अगर 129 से ज्यादा है तो आप प्री हाइपरटेंसिव, मतलब हाइपरटेंशन जो बीपी बढ़ने वाली क्षमता है, मतलब उसकी बाउंड्री पे है, अभी बढ़ा नहीं है लेकिन बाउंड्री पे है। अगर मोर देन 139 है तो मतलब आप पक्का आपको बीपी है, और एक बार चेक करने से नहीं बोल सकते कि आपको बीपी है, वो कई कारणों से बढ़ सकता है। जैसे कि ट्रॉमा मैंने आपको बताया, कई बार आप भाग के आए उस समय भी किसी का बीपी, कई बार कई लोगों के फैमिली में बीपी होता है, कई बार जेनेटिक के कारण बीपी होता है, तो वो चेक कराते रहना चाहिए। बीपी आप तुरंत एक बार देख के 140 80 किसी का नहीं बोल सकते कि आपको बीपी है, ऐसा नहीं होता। कई बार डॉक्टर को दिखाने गए तो बीपी बढ़ जाता है। तो ये सारी चीज सर, इसके लिए हमारे पास क्लिनिक में जो भी पेशेंट आते सर, बीपी उनको 10 मिनट बिठाने के बाद चेक करते सर, उन्हें आते ही तुरंत चेक नहीं करते। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, यस, यही कहना चाह रहा था मैं। तो आपको यही चेक करना है ट्रॉमा वाले पेशेंट में बीपी बढ़ा है या बीपी कम है। ब्लीडिंग के कारण बीपी कम हो सकता है, ठीक है। और दूसरा जो मैंने आपको बताया था GCS, ग्लासगो कोमा स्केल, ठीक है। इसमें ये अनकॉन्शियसनेस, मतलब जिंदा है कि नहीं है, आपकी बातों को समझ पाता है जो आप बोल रहे हो। तो अनकॉन्शियसनेस का मतलब ये है कि आपको चेक करना है कि वो बेहोश हो गया है क्या, ठीक है। और दूसरा है कि बेहोश हुआ तो उसका कारण हो सकता है कि या तो ब्लड अंदर ब्लीडिंग हुई हो, या तो दूसरा उसको सांस लेने में दिक्कत हो रही हो। तो ये चेक करिए कि उसको हाइपोक्सिया या सांस लेने में दिक्कत हो रही है, ठीक है। या तो हो सकता है कि उसमें उसको बोलो कि भाई, आप उसको बोलो कि आप इधर की तरफ देखो, इधर की तरफ देखो, उसकी आंखों में उसको कमांड बताओ उंगली से। तो आप ये चेक कर सकते हो कोई झटके वाला दिक्कत तो नहीं है। जैसे कई बार होता है कि एक्सीडेंट होता है, कई लोगों को मिर्गी आने के कारण एक्सीडेंट हो जाता है, तो हमें नहीं पता कि उसका एक्सीडेंट क्यों हुआ। हमें ये अभी जानना है कि हमें कैसे उसको स्टेबल करना है, बट उसका कारण क्या है उसको चेक करने के लिए ये भी जरूर चेक करना है। कई लोग मिर्गी के कारण एक्सीडेंट हो जाता है, किसी को एपिलेप्सी होती है, सीजर्स होते हैं, झटके होते हैं, लोग तो गाड़ी चला ही रहे हैं ना, लेकिन हमें कारण अभी नहीं पता करना है। अभी ये चेक करना है कि कैसे उसको मैनेज करना है और कैसे उसको रेफर करना है। बात समझ रहे हैं? और दूसरा है कि अगर बोन में फ्रैक्चर है, जो कि मैंने आपको बताया था ABCD
स्कीम है, तो डिसेबिलिटी डी से जो था उसमें बोन से फ्रैक्चर है कि नहीं है वो चेक करना है, स्वेलिंग चेक करनी है, आपका रेस्पॉन्ड कर रहा है कि नहीं जो आपको बता दिया, ठीक है। आपको उसको चेक करना है कि उसकी बोलचाल का कैसा है, उसका मूड कैसा है, ये सारी चीजें हैं। डरा हुआ तो नहीं है, झटके तो नहीं आए हैं उसके कारण, या ये सारी चीजें हैं। आगे बढ़ता हूं मैं। देखिए अब मैंने जो आपको वो कुल मिला के जो बताया है वो इन सब चीजों में स्लाइड में लिखा हुआ है कि मरीज को कैसे देखते हैं और उसका कैसे एक क्राइटेरिया होता है, जो कि इसका नाम बोलते हैं ट्रायज। आपने हिंदी में भी ये बुक में पढ़ा होगा, ट्रायज करके पढ़ा किसी ने? आज ही पढ़ा है, तो मतलब आज ही पढ़ा है। अच्छा आज ही पढ़ा है, बहुत बढ़िया। हाँ आज ही पढ़ा है कि पेशेंट को छांटना, किसको अर्जेंट रेफर करना है, किसको रोक के रखना है, किसको तुरंत ऑपरेशन करना है, किसको तुरंत ऑपरेशन नहीं करना है। बिल्कुल बिल्कुल ये एकदम क्वेश्चन पेपर में है, क्वेश्चन ये वाला। चलिए बढ़िया है। तो ये आप कम से कम इतना जो बता रहा हूँ, ये मतलब जो चीजें आप लिख सकते हैं वही सब बता रहा हूँ, ठीक है। तो इसमें अपन को क्या देखना है, पहले तो प्रिपरेशन कैसे होनी चाहिए। पहले तो हॉस्पिटल में जो मैंने बताया है कि आपको ये ट्रॉमा का एक टीम बनाना होता है, उसके बाद आपको प्रिपरेशन जो हॉस्पिटल के अंदर की जाती है कि आपको कैसे कॉल करना है इमरजेंसी नंबर पे, कैसे उसको शिफ्ट करना है स्ट्रेचर पे, और फिर उसके बाद हॉस्पिटल में उसको शिफ्ट करने के लिए क्या क्या सामान चाहिए। स्ट्रेचर है और उसमें किट होती है, फर्स्ट एड किट, वो सब लगा के उसको शिफ्ट कराना है। हॉस्पिटल में जब मरीज आया तो आपको पूरा प्लानिंग जो मैंने आपको बताया, कैथेटर, नॉर्मल सलाइन, उसकी दोनों हाथों में वेनफ्लम लगाया जाए, पाँव में लगाया जाए, कम से कम 1.5 लीटर तक उसको फ्लूइड दिया जाए, उसका बीपी हर 2 मिनट पे 3 मिनट पे चेक किया जाए, अगर बीपी लेस देन 90 है तो ऊपर वाला सिस्टोलिक। दूसरा आपने मरीज, हेलो, हाँ बोलिए। आज सुबह सर ने पढ़ाया था वो कलर व्हाइट, डेट में ब्लैक कलर बोले थे, यहाँ पे व्हाइट दिख रहा है, तो कौन सा सही है सर? व्हाइट मेरे को लग रहा है गलत है, ब्लैक है वो। हाँ वही बोल रहा है सर। बिल्कुल ये ब्लैक एक्चुअली गलत है, इसको सही पॉइंट किया आपने। तो ये तो आपको पता लग गया कि किस पे ध्यान देना है, छांटना है, किस मरीज को छांटना है, किसको हम छोड़ सकते हैं। कई बार वॉर होती है, वॉर मतलब समझ रहे हैं ना, वर्ल्ड वॉर हुई, उसमें मरीजों को बचाना है तो किसको बचा सकते हैं। अगर एकदम मरी हुई स्थिति में है तो उसको ब्लैक कलर बोलेंगे, ये एकदम सही बोल रहे हैं। ये मैं भी एक बार चेक करूंगा, ये अपडेट ये आज ही पढ़ाया तो फिर वो ब्लैक ही होगा, क्योंकि मेरे को याद आ रहा है ब्लैक था ये। और पहला ये जो चीज है कि आपको देखना है कि अगर लाइफ जो थ्रेटनिंग है, अगर मान लो कि उसको तुरंत जरूरत है केयर की, तो उसको रेड कलर देते हैं, जिसमें कि उसका ट्रीटमेंट इमीडिएट होता है। जैसे कि मैंने आपको बताया पूरा ऊपर, उसमें मान लो एक एग्जांपल है हमारे पास कि किसी का छाती है, छाती में चोट लगी, पसली में चोट लगने के कारण वो पसली टूटी, और जो हमारी जो लंग्स होते हैं ना, जिससे हम सांस लेते हैं, उसकी परत में उस हड्डी ने छेद कर दिया, तो क्या होता है कि वहां पे हवा भरने लगती है, उसको हम बोलते हैं टेंशन न्यूमोथोरैक्स, ठीक है। तो इसका जो ट्रीटमेंट है, जो कि हॉस्पिटल में कैसे किया जाता है, जो हमारी कॉलर बोन जानते हैं, क्लेविकल, यस सर, हाँ यस सर, जानते हैं सर, जानते हैं। तो आपको इस पेशेंट को कैसे मैनेज करना है मैं वो बता रहा हूँ। जैसे टेंशन न्यूमोथोरैक्स आया कि उसमें गैस बन गई है, गैस फूल गई है उसकी छाती में, और वो इतना धक्का दे रहा है कि जो हमारा दिल है उसको भी धक्का देके दूसरे वाले लंग्स पे धक्का मार रहा है, ठीक है। हवा भरने के कारण उसको हवा निकालनी है, तो जैसे पंचर करते हैं ना टायर को, अपन ने लिया 18 नंबर का गॉज, हमने कॉलर बोन को देखा, कॉलर बोन का 2 एंड होते हैं, एक स्टर्नम के साइड होता है, एक कंधे के साइड, शोल्डर के साइड, उसके इन दोनों हड्डी के बीच में एक लाइन ड्रॉ करेंगे, ठीक है। उसके जस्ट 2 या 3 सेकंड जो हमारा वेब स्पेस होता है, जो पसलियां होती हैं, पसलियों के सेकंड स्पेस समझ रहे हैं, पसलियों की सेकंड स्पेस जो क्लेविकल से बीच में जाएंगे नीचे, फील करेंगे, वहां पे आपको इसको छेद में डालना है, मतलब सेकंड इंटरकोस्टल, राइट राइट राइट। आ रहा है समझ में? जी सर, जी सर। तो ये नीडल से हम लोग उसको पंचर करेंगे, और जो टेंशन है, टेंशन मतलब वो जो हवा भरी पड़ी है वो पंचर होगी, हवा कम होगी, तो आजू बाजू के जो हमारे स्ट्रक्चर्स हैं, ऑर्गन्स हैं, उनको थोड़ा आराम मिलेगा, टेंशन कम होगा उनपे।
वैसे ही लाइफ का टेंशन कम होना है तो कैसे दूसरे को टेंशन दे देने का, तो वैसे ही ये सिलसिला है। ठीक है, तो उसको रेड है लाइफ थ्रेटनिंग। अगर अर्जेंट केयर करना है, मान लो कोई फ्रैक्चर है फीमर वाला, जांग की हड्डी जो मैंने कल आपको पढ़ाया था, तो उसमें क्या होता है कि ब्लीडिंग बहुत ज्यादा होती है, और ये जो हड्डी होती है बहुत स्ट्रॉन्गेस्ट हड्डी होती है हमारी बॉडी की। इसमें अगर फ्रैक्चर हो जाना मतलब बहुत बड़ा दिक्कत है, उसको तुरंत ट्रीट करना है। उसका कारण क्या है, आप कोई मुझसे बताएगा कि इसका कारण क्यों है, क्यों हम चाहते हैं कि जांग की हड्डी एम्बोलिज्म होने के चांस रहते हैं फीमर टूटेगी तो। बिल्कुल एम्बोलिज्म का भी खतरा रहता है। बहुत बढ़िया, यही आंसर है उसका। सर इसमें कार्डियो हो सकता है सर, वो क्योंकि उसका अंदर का जो बोन मेरो है ना वो हार्ट में चले जाता है। बिल्कुल। उसमें फैट एम्बोलिज्म है एक, और दूसरा होता है ARDS का फॉर्म है एक्यूट रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम। ये जो हमारी बॉडी की लंबी जो हड्डियां होती हैं, जांग की हड्डियां, इसमें फ्रैक्चर अगर होता है या कोई पॉलीट्रॉमा का केस है, उन केसेस में बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं कि फैट एम्बोलिज्म हो सकता है। इसलिए या तो दो तरीके हैं इस फ्रैक्चर को ट्रीट करने के, जो मैं आपको अच्छे से और बता सकता हूँ। इस फ्रैक्चर को या तो आप 5 दिन बाद फ्रैक्चर को ट्रीट करो। अगर मान लो फ्रैक्चर फीमर ही है तो जरूरी नहीं है कि वो इमरजेंसी है, पहले तो आपको कंडीशन देखनी पड़ेगी मरीज का। अगर कंडीशन स्टेबल है, सब कुछ नॉर्मल है, तो आप तुरंत अगर ऑपरेशन भी करते हो तो उसका जो गोल्डन आवर होता है फीमर फ्रैक्चर को ट्रीट करने का कितना होता है, कोई बता पाएगा? गोल्डन आवर से समझ आ रहा है कि गोल्डन आवर सबका एक घंटा यूटिलाइज करना है। नहीं, कम से कम 6 घंटा, क्योंकि 1 घंटे में आपके मरीज नहीं आता। बिल्कुल। तो फीमर के लिए बोल रहे हैं? हाँ, फीमर के लिए। अच्छा, हाँ ठीक है फिर। हाँ, तो कम से कम फीमर को कम से कम तुरंत अगर अपन कर सकते हैं तो 6 घंटा हमें चाहिए, क्योंकि मरीज अगर 1-2 मतलब 200 किलोमीटर या 300 किलोमीटर पर फ्रैक्चर हुआ, उसकी वहां पे पेरीफेरी में ऑपरेशन के लिए कुछ सुविधा नहीं है, तो या तो आप 6 घंटे के अंदर पहुंच पाओगे दूसरे अस्पताल में, डिस्ट्रिक्ट अस्पताल में, वहां होगा ऑपरेशन। तो कम से कम 6 घंटा गोल्डन आवर होता है। अगर उसके बाद किसी ने ऑपरेशन किया तो मान लो कि खतरा है फैट एम्बोलिज्म का। क्यों? उसका कारण ये है कि क्या होता है, जो हमारे जो फीमर बोन मैरो होती है, उसमें जो नसें होती हैं, छोटी छोटी माइक्रो वेसल्स जिसको बोलते हैं, वो थक्का उस ब्लड में चला जाता है नसों के थ्रू, और नसों के थ्रू फिर छाती में जाता है, और छाती में जाने के बाद फिर वो एम्बोलिज्म मतलब सांस लेने में दिक्कत, आंखों में उसको चकतियां पड़ जाएंगी, आंखों के अंदर कंजंक्टिवा जिसको बोलते हैं उसमें लाल लाल होगा, सांस लेने में उसको दिक्कत होगी, उसको अनकॉन्शियसनेस मतलब कि थोड़ा सा उसको मतलब हाँ, फैट एम्बोलिज्म, पल्मोनरी एम्बोलिज्म, सब क्या है, ये सारी चीजें हैं जो कि कंट्रोल होता है। यही थ्योरी है उसका, जो कॉज है, जो कारण है, वो ऐसे ही होता है। ठीक है, तो फ्रैक्चर फीमर को या तो आप 6 घंटे में ट्रीट करो, या तो आप कम से कम 5 दिन बाद। हमारी बॉडी में इन्फ्लेमेटरी मीडिएटर्स होते हैं, जैसे कि साइटोकाइंस होते हैं। ये क्या है, अपनी पीक पे होते हैं 3 से 5वें दिन पे। अगर आप इस टाइम पे फ्रैक्चर को ऑपरेट करने चले गए तो जरूर कुछ ना कुछ दिक्कत होगी, ये 100% लिखा हुआ है बुक में। ठीक है, या तो आप 5 दिन बाद करो, 5 से 6 दिन बाद, या तो 6 घंटे के अंदर। कोई अगर बोलता है डॉक्टर कि नहीं अभी हम नहीं कर सकते, तो वो टाइम पास नहीं कर रहा है, वो कारण आपको नहीं बता पाता है, क्योंकि आपको अब वो चीज कारण बताने लगा तो फिर दिक्कत हो जाएगी। इसलिए ये क्लास हो रही है कि आपको कारण मैं बता रहा हूँ कि हम लोग क्यों बोलते हैं कि नहीं 6 घंटे के अंदर ही होगा, या तो अगर आप 12 घंटे बाद 24 घंटे बाद पहुंचे तो मेरे यहाँ जैसा था, लोग बोलते हैं कि सर आप तो पैसे लेने के लिए कर रहे हैं, तो ऐसा नहीं होता है, उसके लिए पीछे एक कहानी है। ठीक है, तो उसको समझना है यहाँ पे। और दूसरा है कि अगर पेशेंट है जिसको ग्रीन कोट दिया जाता है, जिसमें अगर आप मान लो स्प्रेन है, एंकल स्प्रेन है, या छोटा सा हमारा जो मैंने कल बताया था पटेला फ्रैक्चर ही हो गया, तो ये सारी चीजें आप डिले कर सकते हो, कभी भी ऑपरेट कर सकते हो। इसमें ये ट्रायल एक तरह से। ठीक है, जो चांसेस होते हैं, ये दिख रहा है, ये ट्रॉमा डेथ लिखा हुआ है इधर नीचे। जी सर। तो इसमें जो 3 टाइप की पीक्स होती हैं, पीक मतलब कि जो ग्राफ पर आते हैं हमन, तो उसका जो शार्प पीक बनती है, या तो ट्रॉमा अगर हुआ तो डेथ होने के कारण 3 है। सबसे पहला क्या है, या तो एक विद इन मिनट्स मतलब कुछ ही मिनटों में डेथ हो जाती है, सुना होगा, गाड़ी की चोट हुई वहीं पे ऑन स्पॉट डेथ हो जाता है। तो वो कारण है कि उसका जरूर कोई बड़ा सा मेजर न्यूरोवेस्कुलर मतलब नस या कोई खून
की नली कटी है जिससे ब्लीडिंग हुआ है बहुत ज्यादा और हम उसको मैनेज नहीं कर सकते तुरंत, ये मिनटों में होती है। दूसरा होता है गोल्डन आवर। गोल्डन आवर यहाँ पे जो है, जो डेथ का है वो ट्रॉमा वाला पेशेंट्स में वो कम से कम 4.5 घंटा है। यहाँ पे 4.5 घंटा गोल्डन आवर बोलते हैं। इसके अंदर अगर पेशेंट को आपने मैनेज कर लिया अच्छे से, उसको स्टेबल कर लिया, तो उस पेशेंट के चांसेस होते हैं रिकवरी के। सकते हैं आप क्या अंडरलाइन विद कलर? ये मेरा ये कर्सर दिख रहा है किसी को? वो दिख तो रहा है बट जूम करने पर दिख रहा है, हमें स्क्रीनशॉट लेना। अच्छा, बहुत छोटा दिख रहा है सर, बहुत छोटा अक्षर आ रहा है। अभी अभी दिख रहा है क्या? ठीक है सर, अभी ठीक है। हाँ दिख रहा है सर। ठीक है। सेकंड होता है कि जब गोल्डन आवर विद इन 4.5 घंटे के अंदर अगर आपने उसको बचा लिया, कोई सर में चोट हो गई, ब्लड बह रहा है लेकिन तब भी मरीज है होशो-हवास में, उसकी नसें में ब्लड दौड़ रहा है, आप पल्स पहचान पा रहे हो, कोई छाती का है फ्रैक्चर या अंदर अंदरूनी स्प्लीन या लिवर में चोट है, उस समय हम अगर मैनेज करते हैं 4.5 घंटे के भीतर में, अकॉर्डिंग टू ये है ATLS। बहुत इंपॉर्टेंट एक क्वेश्चन आ सकता है, तो हमें ये एक इंटरवेंशन होता है एडवांस्ड ट्रॉमा लाइफ सपोर्ट, जो कि मैंने आपको बताया ATLS ABCDE कैसे असेसमेंट करना होता है, प्राइमरी सर्वे, सेकेंडरी सर्वे, बात समझ रहे हैं? इसमें यही सब देखना होता है। ABCD बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको लिखोगे तो आपको अच्छे नंबर मिल जाएंगे। तीसरा है कि अगर कुछ टाइम हो गया है, लगभग कुछ दिन हो गए हैं या वीक्स हो गया, मतलब 1 हफ्ता, तो उसमें चांसेस होता है कि उसका मौत का कारण ये हो सकता है, डेथ का कारण, कि या उसमें जरूर इन्फेक्शन हो रहा होगा या उसके अंदर के जो ऑर्गन्स हैं, ठीक है, वो खराब हो रहे हैं। जैसे कि किडनी फेल हो रही है, उसका क्रिएटिनिन जो होता है, क्रिएटिनिन सुना होगा, नॉर्मल लेस देन 1.1 या 1.3 होना चाहिए मिलीग्राम पर डेसीलीटर। अगर उसका क्रिएटिनिन किडनी की बात कर रहा हूँ। किडनी में होता है सर, किडनी में। हाँ किडनी में रहता है सर क्रिएटिनिन। हाँ, तो वही बता रहा हूँ, अगर वो वैल्यू बहुत ज्यादा बढ़ गई 10 गुना, मान लो 1 होना चाहिए वैल्यू और 10 गुना हो गई, मतलब 10 हो गई यूनिट, तो फिर मतलब कुछ गड़बड़ी हो रही है और कुछ दिन बीतने के बाद भी मरीज नहीं सुधर पा रहा है और फिर डेथ होने के कारण इन्फेक्शन हो जाता है। ठीक है, तो ये 3 कारण हैं डेथ के, जो ऑन द स्पॉट हो जाता है। दूसरा है कि चोट लगने के बाद 4-4.5 घंटे में अगर आपने उसको बचा लिया तो अच्छा है, नहीं तो फिर डेथ होने के चांसेस हैं कुछ घंटे बाद। या तीसरा, या तो दिन लग जाते हैं ठीक होते होते, वेंटिलेटर पे जैसे मरीज होते हैं, वेंटिलेटर से निमोनिया होने के चांसेस होते हैं, आप उसको सही करने की कोशिश कर रहे हो आईसीयू में, बट आईसीयू में भी इन्फेक्शन इतना होता है कि मरीज 1 हफ्ता भी मरीज पड़ा रहे लेकिन वो सही नहीं हो पाता है। उसका कारण ये है मल्टी ऑर्गन फेलियर। ठीक है समझ गए? तो मैंने जो कुल मिला के आपको बताया ऊपर, उसमें मैनेजमेंट ऑफ ट्रॉमा है, इस तरीके से आप लिखिए। गोल्डन आवर्स जो मैंने आपको बताया 4.5 घंटा ट्रॉमा का, आपको देखना है फर्स्ट एड उसमें आपके पास होना चाहिए कि आप कैसे उस ब्लीडिंग को बचाएं, दर्द को बचाएं, कैसे आपको बैंडेज करना है, अगर ब्लड बह रहा है तो ब्लीडिंग को बचाने के लिए आप बैंडेज करिए, एम्बुलेंस को कॉल करो तुरंत। जो मैंने आपको बताया एडवांस ट्रॉमा ATLS, एडवांस ट्रॉमा लाइफ सपोर्ट, जो ABCDE ये जो लिखा हुआ है, पेशेंट को कैसे स्टेबल करना है, ये क्राइटेरिया है। ठीक है, और उसमें मरीज को अपन क्या क्या रूल्स फॉलो कर सकते हैं, जो हम उसको मैसेज दे सकते हैं कि भाई ट्रैफिक रूल का पालन करो। ठीक है, रोड साइन जो होता है, ये सारी चीजें, दारू या ये सब पी के नहीं चलाना है। ठीक है, व्हीकल को मेंटेन करके रखना है गाड़ी को। ठीक है, हेलमेट यूज करिए, सीट बेल्ट बांध के रखिए, बाकी ड्राइविंग करते समय फोन और ये सारी चीजें ना करें तो ज्यादा बेहतर है। और जो घर के लिए मैसेज है, जो कुल मिला के सारांश है इस पूरे टॉपिक का, कि आपको ABCD पता होना चाहिए, आपको पता होना चाहिए कि लाइफ को कैसे बचाना है, उसके लिए टाइम आपको बता दिया है, कितने घंटों में काम करेंगे तो बच जाएगा। ठीक है, कैसे आपको पहचानना है, बीमारी क्या है, अगर बीमारी है, मान लीजिए ट्रॉमा है, तो ट्रॉमा में किस पार्ट का ट्रॉमा है, एब्डोमेन है, पेल्विस है, एब्डोमेन है, बोन्स में फ्रैक्चर्स है, और मेन है कि स्टेबल करना है पेशेंट को। टाइम बहुत इंपॉर्टेंट वाली चीज होती है ट्रॉमा में, जो आपको बताया कि
इंसान विद इन मिनट में ही मर जाता है। ठीक है, तो इसलिए टाइम का इस्तेमाल करिए और पेशेंट को बचाने की दौड़ में लगिए। बाकी यही है लास्ट। सर ट्रॉमा को हिंदी में क्या बोलेंगे सर? ट्रॉमा को देखिए मैंने लिखा है हिंदी में सदमा या आघात। ओके, सदमा होगा सर, सदमा ना, आघात होगा। दोनों होता है ना सर, सदमा और आघात। हाँ बहुत अच्छा है, ये तो आप लोग ज्यादा बेहतर जानते हैं। सर ये जो पाँव में झुंझुनी टाइप की होती है और पाँव में जलन टाइप की होती है हमेशा पेशेंट को, इसका क्या लक्षण हो सकते हैं? देखिए लक्षण तो बहुत सारे हो सकते हैं, आपको कुछ जांचें होती हैं, पता करना होता है। क्या है, कई बार शुगर होता है, शुगर के कारण भी हो सकता है। कई बार लोगों को कमर में दर्द होने के कारण झुंझुनाहट हो सकती है पाँव में। ठीक है, कई लोग जूता चप्पल जो है फ्लैट चप्पल पहनने से भी होता है। कई बार जो लंबे समय खड़े रहते हैं ट्रैफिक पुलिस वाले, उनको भी ऐसा होता है। तो वो डिपेंड करता है कि आप क्या काम करते हैं, आपको कोई पहले से कोई बीमारी तो नहीं है। अगर बीमारी नहीं है तो जो दर्द स्टार्ट हुआ मान लो कमर का, उसके कारण झुंझुनाहट तो नहीं हो रहा, तो वो एज ज्यादा मतलब 40-50 में ही होता है ऐसा कमर का दर्द। और उसमें जो झुंझुनाहट वाली चीजें हैं 50 साल के बाद वालों को होता है। मैंने मतलब अभी तक तो बहुत कम लोगों को देखा है। ठीक है, और शुगर तो नहीं है तो वो सर जैसे घुटना उठने में ऑपरेशन करते हैं, जैसे पेन होता है सबसे ज्यादा, तो ऑपरेशन करवाते हैं तो कैसे करवाते होंगे इसमें? अच्छा पहले ये बताओ, ये टॉपिक आया कि नहीं आया समझ में, पहले तो ये बताओ। यस सर परफेक्ट है, बट सर जी सर अच्छा से समझ में बहुत अच्छा सर। क्या? और आपका पढ़ाने का आइडिया बहुत अच्छा है सर। बहुत अच्छा है साहब। सर ये नोट्स बनाए हमको बहुत सुविधा मिली। सर जो बीच में आप क्वेश्चन आंसर सुनते हैं और बोलते हैं सर, अच्छा हो सर ये बहुत, जब का जब तुरंत हमको याद हो जाता है। बीच में जब बोलते हैं ना क्वेश्चन आंसर समझाए सर आप। अच्छा तो तुरंत नोट्स बनाने में हमको बहुत सुविधा होगी। जी धन्यवाद। के दिया है लिख के जो कराए ना वो स्क्रीनशॉट। देखिए मेरा मेन विषय है कि समझाना था। भेज दीजिएगा सर। क्या चाहिए आप लोगों को? ये पीपीटी भेज दूंगा। बिल्कुल। आप पूछो जो पूछ रहा था मुझसे, क्या पूछे थे? घुटने का इसमें डिप्रेशन का रीजन है और बता दीजिए, डिप्रेशन और अपसेट का। डिप्रेशन और अपसेट देखो वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप उस कंडीशन जो है उसको कैसे लेते हैं। डिप्रेशन के कारण कई होते हैं ना, कई बार होता है कि देखो जो चोट लगी, मान लो किसी की उम्र है 20 साल, ठीक, मान लो 15 साल का लड़का है, जवान है, अभी जस्ट समझ रहा है दुनिया को, अब उसको लग गई पाँव में चोट, उसका पाँव टूट गया। अब वो बच्चे को इतनी समझ होती नहीं है क्योंकि वो अपने दोस्तों को देखता है खेलते हुए, ठीक, मान लो उसका पाँव टूट गया और ऑपरेशन उसने कराया, बट अब वो अपने दोस्तों को जब दिखेगा, उसके उम्र वालों को, कि यार ये तो खेल रहे हैं, तो क्या होता है उसमें जब एज बढ़ती है हमारी 15 से 18 के बीच में, जो लर्निंग फेज होता है, जब हम सीख रहे होते हैं या अपने दोस्तों को देख रहे होते हैं बढ़ते हुए, तो मान लो किसी को चोट लग गई और वो घर पे बैठा है, उसका दूसरा दोस्त वहां पे खेल रहा है, तो ये एक दूसरा टाइप का ट्रॉमा है कि वो उस चोट से उसके माइंड में ऐसा बैठ गया है कि मैं खेल पाऊंगा कि नहीं, मेरे दोस्त लोग सब खेल रहे हैं, उसका मन कर रहा है खेलने का बट नहीं खेल पा रहा है, तो उसका मन हो जाता है अपसेट। लेकिन ऐसा है नहीं, इसलिए आपको काउंसलिंग किया जाता है कि देखो ऑपरेशन करने के बाद आपको एकदम खड़ा कर देंगे, थोड़ा सा आपको टाइम देना होगा कि आपको ऑपरेशन हुआ है, कम से कम 2 हफ्ता 3 हफ्ता थोड़ा सा आपको देखना होगा कि कैसे प्रोटोकॉल फॉलो करना है, एक्सरसाइज करना है। तो हम लोग क्या करते हैं कि उस अपसेट को डाइवर्ट कर देते हैं। कैसे? उसको समझाते हैं, काउंसलिंग करते हैं कि अभी पाँव की हड्डी टूटने से लाइफ तो गई नहीं है, तो एक अपसेट का आंसर ये है मेरा कि अपसेट कैसे भी हो सकता है। घर में किसी को कोई दिक्कत हो गई पारिवारिक, तो वो एक अपसेट है, उसका कारण बहुत होते हैं। तो आप समझ सकते हो कि मैं क्या बताना चाह रहा हूँ। अपसेट टर्म है। हाँ कोरोना में हुआ है सर ये। बिल्कुल इमोशनल ट्रॉमा सही बोल रहे हैं। तो ये सारी चीजें किसी के घर किसी और टाइप का ट्रॉमा है, किसी बच्चे को चोट लगने से वो अपना टेंशन में चला जाता है कि मैं स्कूल अपनी पढ़ाई कर पाऊंगा कि नहीं। अब हमारे क्रिकेटर्स हैं, ऋषभ पंत, उसका जो एक्सीडेंट हुआ था, अब वो देखो उसको 1 साल उसको लग गया कम से कम ट्रेनिंग में, और अब वो आके खेल रहा है।
तो काउंसलिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। डिप्रेशन, एंजाइटी, ये सब बहुत लोगों को है। कम से कम मेरे को लगता है कि ये इंडिया में 2030 तक डिप्रेशन टॉप पे चल रहा है अभी। तो इसके लिए बिल्कुल 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 जी सर, डिप्रेशन सर मेरा क्वेश्चन ये था सर कि अभी हम आप ट्रॉमा का तो हम पूरा पढ़ लिए, लेकिन हम जो स्विचर वगैरह जो करते हैं, स्विचर किस तरीके से करना, स्विचर करते जब अगर नर्वस सिस्टम बीच में आया तो और कुछ प्रॉब्लम, वो जरा स्विचर के बारे में भी थोड़ा मालूम होना था सर। तो उसके लिए एक अलग से क्लास लेंगे ना, क्योंकि सूचर देखो आपको मेरे को लगता है कि आप प्रैक्टिस कर रहे होगे। हाँ, ये पूरे प्रैक्टिस कर रहे हैं सर। तो जितने भी जी सर, हम लोग प्रैक्टिस हमारे इसमें बहुत सारे प्रैक्टिस की है। अच्छा जी सर, मतलब ऐसा अगर मैं पढ़ाऊँ फिर दूसरे लोग ऐसा ना सोचने की सिर्फ प्रैक्टिस हो रही है और हमारे को सर पढ़ा नहीं रहे हैं, तो फिर वो भी देखना पड़ेगा ना। आप अकेले जैसे क्या डिप्रेशन एडिक्शन भी होता है क्या? उसके कारण भी हो सकता है। कारण देखो बहुत हो सकता है। कोई एडिक्शन इतना करता है, वो सोच रहा है कि मैं छोड़ना चाहता हूँ, घर वाले उसको गाली दे रहे हैं, नहीं छोड़ना चाह रहा है वो, ठीक है, बीवी बच्चे सब परेशान है, तो वो इंसान इसलिए और पीता है और पीने के बाद भूल जाता है, फिर उसको लगता है कि मैंने गलत किया। तो ये एक डिप्रेशन है, एक फेज है। वो सर मैं एक्चुअली पर्सनल क्वेश्चन पूछ रही हूँ, मुझसे रिलेटेड, इसलिए जानना चाहती हूँ। क्या एक्चुअली सर डिप्रेशन एडिक्शन टाइप लग रहा है हमें, तो इसलिए पूछा मैंने आपसे। ऐसा नहीं, मैंने आपको बताया ना, काउंसलिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप अच्छे से उस चीज को समझें कि वो आपका फायदा है, क्योंकि डिप्रेशन एक छोटा सा बात है, एक बड़ी सी आघात नहीं है बॉडी के लिए। ये सिर्फ छोटी सी टॉक है, बात है, जिसको समझना है आपको लाइफ एकदम चेंज कर सकती है ये सारी चीजें। इसलिए मैंने बताया काउंसलिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छे लोग के साथ रहो, मेडिटेशन करो, योगा करो, तो उससे क्या होता है कि ये सारी चीजें, जो चीजें हमारे दिमाग में चल रही हैं, वो डाइवर्ट होती हैं। डाइवर्ट करना इंपॉर्टेंट है, और वो काउंसलिंग से ही होता है, या आप अपने अच्छे दोस्त बनाओ तो उससे होता है, या कुछ ऐसा काम करो जिसमें आपको थोड़ा अच्छा लगे वो। तो ये बहुत सारे तरीके हैं। हेलो सर। हेलो। हाँ बोलिए। हाँ सर, मैं क्या बोल रहा था, जैसे मान लो बोन अगर से टूट गई है और जब सर ऑपरेशन करते हैं उसके बाद में क्या जिस टाइप से पहले रहती है सर उस टाइप से जुड़ जाती है? देखिए 100% जुड़ जाती है, लेकिन इसके लिए भी आपको बताना चाहूंगा, अगर हड्डी टूटी है तो पहचानना पड़ेगा कि कैसी टूटी है। ठीक है, मान लो एकदम सपाट, एकदम मतलब आर पार टूटी है, ठीक, तो वो तो 100% नॉर्मल जैसा पाँव है वैसा हो जाता है, ठीक। लेकिन मान लो कोई ओपन है, मतलब कटा पिटा है और अंदर इन्फेक्शन हुआ है और जमीन से कट पिटा के उसको फ्रैक्चर हुआ है, ठीक है। मतलब एक तरह से मैं दो चीज बताऊंगा इसमें, एक होता है क्लोज इंजरी, एक होता है ओपन इंजरी। ओपन मतलब कटा पिटा, और दूसरा होता है जो आपको बताया कि अंदर टूटा है, चमड़ी कटी नहीं है, ठीक है। उसमें चांसेस होते हैं कि हड्डी पूरी जुड़ जाए। लेकिन जब ओपन जो खुली हुई घाव होती है उसमें इन्फेक्शन के चांसेस होते हैं, तो उसमें जुड़ने का भी टाइम थोड़ा लेट लगता है, ठीक है। और जुड़ने के चांसेस भी बढ़ जाते हैं, ऐसा नहीं है, क्योंकि ओपन इंजरी में टाइम लगेगा लेकिन वो नॉर्मल हो जाएगा, ये मैं बोल सकता हूँ। लेकिन टाइम उसमें थोड़ा सा एंटीबायोटिक्स चलती हैं, तो उसको स्टेबल करने के बाद ही, जब ये सारी चीजें पस मस नहीं आ रहा हो, पानी नहीं रिस रहा हो, तो नॉर्मल हो सकता है। ठीक है सर। सर और एक कल आप सर इसमें एज टेस्ट भी काम करता है क्या सर? एज टेस्ट काम करता है क्या? जोड़ता है सर, वो क्या सर जो सर मसल का और बोन के बीच में जो टेंडन रहता है सर, जो जोड़ के रखता है आपस में, तो सर वो क्या फ्लेक्सिबल होता है, मूवमेंट करता है? वो टेंडन के बारे में बता दीजिए सर थोड़ा। टेंडन जैसे कल बताया था ना आपको कि वो इतना फ्लेक्सिबल नहीं होता है। नॉर्मल टेंडन अगर फ्लेक्सिबल इतना होता तो आपको क्या है पता करना है कि फ्लेक्सिबल है कि नहीं। वो अपने दूसरे पाँव से, जो नॉर्मल पाँव है उससे कंपेयर करते हैं। मतलब मान लो कि राइट वाला पाँव किसी का टूट गया, ठीक, और उसमें लिगामेंट इंजरी हुई है, तो क्या होगा कि अगर आप लिगामेंट की बात करोगे तो उसकी जो नीचे वाली लेग की हड्डी होती है ना, पाँव की हड्डी, उसको अगर हल्का सा आगे करोगे, मान लो 1 साल पुरानी चोट है, अब दर्द नहीं है, अगर आप उसको हड्डी को आगे की तरफ मूव करोगे तो अगर वो दूसरी वाली हड्डी से ज्यादा मूव कर रही है आगे, मतलब घुटने के जोड़ से आगे, नीचे वाली टिबिया बोन आगे भाग रही है, और नॉर्मल वाला पाँव में ऐसा नहीं है, तब बोल सकते हैं, हम कंपेयर करते हैं कि भाई यहाँ पे लिगामेंट की इंजरी है। मतलब ज्यादा फ्लेक्सिबल होना भी घातक है,
अगर दोनों पाँव नॉर्मल है, अगर पहला वाला पाँव भी आपका नॉर्मल वाला पाँव भी इतना ही भाग रहा है जितना राइट वाला, तो कोई दिक्कत नहीं है, वो आपका पैदाइश है या बचपन से ऐसा है। लेकिन अगर चोट के बाद अगर ऐसा है तो आपको ऊपर से समझ में आ जाएगा कि अंदर कुछ है, इतना आड़ा टेढ़ा जो हो रहा है वो दिक्कत दे रहा है। ओके सर, थैंक यू सर। ठीक है, तो क्लास खत्म करते हैं यहीं पे। थैंक यू सर। यस सर, थैंक यू सर। ठीक है ना? थैंक यू सर। थैंक यू सो मच सर। क्लास लगेगा सर? सर क्या? हाँ होगी ना। कल कितना बजे? जी यस सर। वही टाइम आपको बताया, वही 3 बजे से होगी। 3:30 बजे बोला ना? 3:30 बजे। हाँ सर, जी सर 3:30 ठीक रहेगा। थैंक यू सर। ओके। सर वो ऑपरेटर को थोड़ा लिंक चेंज करने के लिए बोलिएगा तो का डालेगा वो। हाँ रुक जा, ठीक है ना, वो अभी 3 बजे का डाल दिए है ना, तो बहुत से लोग नहीं ज्वाइन कर पाए सर। अच्छा ओके सर, ठीक, थैंक यू सर। ओके। व्हाट्सएप